नमस्कार जया जी। संतोष जी, आप देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप लेखन से जुड़े? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? जया जी, वैसे तो हम जब अपनी मंजिल और मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमारा साथ देता है हमारा हौसला और हमारी लगन। मैं कह सकती हूँ कि मेरे लेखन के जो आयाम है उनमें मेरी माँ का और मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि मैं अपनी माँ को बहुत कष्ट दे के पैदा हुई। मंडला में मेरे पिता मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट थे और हम लोगों को खूब बड़ा बंगला मिला था रहने के लिए। तो उस बंगले में 23 नवंबर को मेरा जन्म हुआ। माँ को बहुत पीड़ा हुई और पिताजी ने घबरा के जबलपुर से बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलवाए थे। और जब मेरा जन्म हुआ तो 30 पुलिस कर्मियों ने अपनी बंदूकों से मुझे सलामी दी थी। और मेरे पिता जो थे वो स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे। तो उन्होंने जो हम लोगों में जो आत्मविश्वास और हौसला उन्होंने कूट कूट के भरा है वही हमारे काम आ रहा है, जो हम जिंदगी को फेस कर पा रहे हैं। और माँ हमारी, जब बाबूजी जिला मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर होके जबलपुर शिफ्ट हुए तो जबलपुर में वो समाज सेवी और राजनीति के क्षेत्र में माँ उतरी। और उन्होंने वो बहुत अच्छी उर्दू और फारसी की ज्ञाता थी। तो उन्होंने उस पे गीत भी लिखे, वे स्वयं भी गाती थी। मेरी रचनाओं से भी वो वाकिफ हुई और उन्होंने कहा कि देखना एक दिन तू सूरज सी चमकेगी। वही तो माँ का बहुत बड़ा हाथ है। माँ मेयर भी रही जबलपुर में। और मेरे बड़े भाई कवि थे, समाचार संपादक रहे हैं नवभारत में, जो जबलपुर से दैनिक पेपर निकलता है, और नाट्यकर्मी भी रहे। तो उनका जो क्षेत्र था पत्रकारिता का, उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। मैं पत्रकारिता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुझे पत्रकार भी बनना है। पत्रकारिता के बीज उन्होंने ही मुझ में बोए। और उनका अभिनीत किया हुआ नाटक जबलपुर के शहीद स्मारक भवन से दिखाया गया था, मैन विदाउट शैडोज, जिसको आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। जब मैं बम्बई शिफ्ट हुई शादी के बाद, तो जब वहाँ पर मैंने पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया, बीएड किया। और मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने कभी डेस्क वर्क नहीं किया क्योंकि मैंने अध्यापन किया और फ्रीलांस किया मैंने। तो उसमें मुझे बहुत रिस्पांस मिला, सब जगह से बहुत से कॉलम इत्यादि लिखने को मिले, कवर स्टोरी मुझसे लिखवाते थे। तो इन सब जो मेरे पत्रकारिता का मेरा जुनून था वो भी मेरे बड़े भाई का प्रेरणा थी उसमें। मतलब यूं कह लें कि आपको परिवार से ही विरासत में लेखन और पत्रकारिता बिल्कुल विरासत में मिला है हमको। ये हमारे डीएनए में। जी, आपके डीएनए में। आज की भाषा में आपकी इतनी सारी किताबें दिखाई दे रही हैं। आपने, इसका मतलब है बहुत लेखन किया और 40 साल हो गए आपको लेखन। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। तो मैं आपकी मानवगढ़ की मालविका जो उपन्यास है उसकी बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। कि उसका क्या परिदृश्य था और कैसे आपके मन में ये भाव पैदा हुए कि मुझे इस तरह का एक उपन्यास लिखना चाहिए। तो जरा हमारे दर्शकों पर। मालवगढ़ की मालविका उपन्यास बहुत सारे आयामों से गुजरा है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत उपलब्धियां उसने हासिल की हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली। तो शायद 1985-86 का समय रहा होगा। तब देवराला में, राजस्थान के देवराला में रूप कुंवर सती हुई थी। अपनी 18 वर्षीय रूप कुंवर थी जो अपने पति के संग उसको जबरदस्ती सती कर दिया गया था और मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला था। तो तब से मेरे मन में ये बड़ी खलबली मची थी कि मैं कैसे लिखूं। इसको मुझे लिखना ही है, तभी मुझे चैन मिलेगा। मुझे 5 वर्ष लगे इसको लिखने में। और लकीली मैं बिरला पब्लिक स्कूल में पढ़ाने लगी। तो जो पूरा
वातावरण था वो मारवाड़ियों का था। मारवाड़ी लड़कियां उसमें पढ़ती थी, उनके माता पिता से मुझे बहुत जानकारियां मिली। और मैं स्वयं राजस्थान गई और राजस्थान जाकर मैंने, चूंकि मुझे मारवाड़ी परिवेश लेना था, तो मैंने राजस्थान जाकर वो सब लिया और मैं अपना लेखन किया। इवन इसमें कुछ संवाद भी जो है वो मारवाड़ी भाषा में है, जो हमने एक मारवाड़ी लेखक से लिखवाए थे कुछ संवाद इसमें। फिर जब इसका एक अंश जो है वो सबरंग पत्रिका में धीरे दस्ताना ने छापा, वो नगर पत्रिका थी बम्बई की, उन दिनों निकलती थी, तो उन्होंने वो छापा। तो उस अंश को पढ़कर एक युवा फिल्म निर्माता मेरे पास आई कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। और हमने कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन किया, उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी दे दिया, लेकिन आज दिन तक वो दोबारा हमसे नहीं मिले और ना फिल्म बनी। लेकिन फिल्म इसके भाग्य में थी मालवगढ़ के, क्योंकि जब मंगल पांडे फिल्म बनी तो उपन्यास तो 3 संस्करण इसके निकले हैं इस उपन्यास के। एक किताब वाले पब्लिकेशन ने निकाला है, एक मेधा पब्लिकेशन ने निकाला है, एक स्टोरी मिरर ने निकाला, इस तरह इसके 3 संस्करण हैं। तो ऑलरेडी मतलब बहुत चर्चित हो रहा था, और उसी समय मंगल पांडे फिल्म जो है वो शूट की गई थी। तो उन्होंने, केतन मेहता ने और दीपा साही ने मुझसे तो कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन मेरा इस उपन्यास का एक अध्याय इसमें ले लिया। वो अध्याय जिसमें उसको जो उसकी नायिका है मालविका, उसको सती करने के लिए ले जाते हैं वो जबरदस्ती, और उसको चिता पे जब बैठाया जाता है तो एक अंग्रेज हवा में गोलियां दागता हुआ आता है और उसको चिता पे से उठा के ले जाता है, और उससे कहता है कि तुम क्यों साथ दे रही हो, ये तो मर्डर है और मर्डर कर रहे हैं तुम्हारा। तो वो बहुत विरोध करती है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने गांव में, और ये सब। बहरहाल वो वहां पर रहने लगती है और गांव वाले उसका बहिष्कार कर देते। तो इतना सीन जो है मंगल पांडे में इससे लिया गया। तो फिर हमारे वेल विशर्स ने कहा, हमारे साथियों ने कहा कि मंगल पांडे में इसको लिया गया है आपकी परमिशन के बिना, तो आप इन पे केस कर दीजिए। तो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन है बम्बई का, जो चोरी की गई रचनाओं पर लेखकों के द्वारा केस करता है। तो लेकिन मैं उसकी मेंबर नहीं थी उस समय, तो ये केस नहीं हो पाया। आर्थिक संकट भी था, मैं मेंबर भी नहीं बन सकी, 2500 रुपए फीस थी। अब तो हूँ मैं उसकी मेंबर, लेकिन मुझे खुशी है कि चलो फिल्म तो बनी, लोगों ने देखा जो आप दिखाना चाहते। फिर इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वहां से इसको विदेशों में, विदेश के जो शोध संस्थान है वहां पर मतलब तकनीकी प्रयोग हेतु इसका उच्च स्तरीय पुस्तकों में इसका भी चयन किया। बहुत, और ये मेरे लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। उपन्यासों की आपकी एक लंबी श्रृंखला है, और अभी पिछले वर्ष मुंबई पर भी एक उपन्यास आया। अभी फिलहाल आप किस विषय पर काम कर रही हैं? मेरे सभी उपन्यास जो हैं वो कई वर्ष लगते हैं लिखने में जी। मेरी एक वर्कशॉप भी हो रही थी उपन्यास की, वो भी केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही हुई थी। उसमें एक दर्शक ने मुझसे, मतलब श्रोता ने मुझसे पूछा था कि आपको इतने 5-5 साल क्यों लगते हैं, 6-6 साल क्यों लगते हैं? अरे रोज एक पन्ना लिखो और 365 दिन में एक साल में 365 दिन 365 पेज हो जाएंगे। तो मैं उसे क्या समझाती कि एक उपन्यास में आंकड़े रहते हैं, घटनाओं के सच्चाइयां हमको जुटानी होती है, हमको उस पे बहुत होमवर्क करना होता है। तो मेरे सभी उपन्यास, टेम्स की सरगम ले लीजिए, चाहे जितने भी ये रखे हुए हैं, इन सब में मेरे को लिखने में 5-5, 6-6 वर्ष लगे हैं। 8 वर्ष भी लगे हैं टेम्स की सरगम में तो। और इन दिनों मैं नागाओं पे लिख रही हूँ, जो कुंभ के नागा हैं, तो उस पर भी 4 वर्ष से मैंने बहुत से आंकड़े जुटाए, और आंकड़े जुटाकर मैंने नागाओं पे लिखने, इसमें मतलब एक प्रेम कहानी चलती है, एक अंग्रेज युवती और एक नागा की। तो वो मैं, क्योंकि तो भाई उपन्यास में कुछ तो डालना, रोचकता लाने चाहिए, तो बहुत ज्यादा मुझे इतनी जानकारियां मिली है नागाओं की इस उपन्यास को लिखते हुए, कि वो लोग जो भस्म लगाते हैं शरीर पे, वो कोई धूनी की भस्म नहीं है,
उस भस्म में बहुत सारी जड़ी बूटियों का वो हवन करते हैं। हवन करने के बाद जो राख होती है उसको दूध में भिगोते हैं, फिर उसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बना के फिर जैसे अपन आवा में ईंट पकाते हैं ऐसे वो लड्डू पकते हैं। फिर जब वो पक जाते हैं पूरे, उनको ठंडा करके फिर कपड़ छन करके उसकी भस्म तैयार होती है, और वो भस्म वो लोग पूरे शरीर पे लपेटते हैं। और वो भस्म किसी भी वायरल को उनके शरीर में नहीं दवा का काम करती है। दवा का काम, कोई मच्छर नहीं, कोई सांप बिच्छू कुछ भी नहीं, मतलब उनके शरीर पे असर होता है। ये बहुत मेरे लिए बहुत जानकारी भरा, बहुत रोचक, मजा आ रहा है इसको लिखने में। हर उपन्यास को आप इतना ही एंजॉय करती हूँ। राही सहयोग संस्थान रैंकिंग के द्वारा 2 वर्षों से उन 100 नामों में से एक होती हैं जो लेखन में जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगता है इतनी सारी ख्याति प्राप्त करके? आपको कैसा? ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि जब राही सहयोग फाउंडेशन के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि सन 2018, पहले 2018 में विश्व के वर्तमान में 100 टॉप के लेखकों में मैं शामिल हुई, और 2019 में भी मैं शामिल हुई, मतलब 2 सालों से लगातार। तो कई लोगों ने आलोचना की कि भाई और भी बड़े बड़े लेखक हैं, वो क्यों नहीं इसमें शामिल किए गए। तो उनके कुछ नियम हैं, कोई भी रैंकिंग करता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ वो उन नियमों का पालन करते हुए मैं उसमें खरी उतरी, तो उन्होंने मुझे शामिल कर लिया। और मेरे लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा है। अब सूची आने का इंतजार है 20 की। हाँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए, लेखन की अनेक विधाएं हैं और आप सब पे काम कर रही हैं। लेखन की जो सबसे लघु विधा कही जाती है लघु कथा, उस पर भी आप काम कर रही हैं, और महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में भी उनको शामिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लघु कथा के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, जरूर। जब ये महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से मेरे पास सूचना आई कि आपकी 2 लघु कथाएं, मुस्कुराती चोट और उषा की दिवाली, ये 2 11वीं के बाल भारती या युवक भारती क्या उसमें शामिल की गई हैं। तो हालांकि उसके पहले SRM विश्वविद्यालय चेन्नई के BA के पाठ्यक्रम में भी मेरी कहानी एक मुट्ठी आकाश लगाई गई थी, लेकिन इससे मुझे बहुत मतलब बच्चों तक लघु कथा पहुंचे 11वीं के, तो मैं बहुत खुश हुई। और वो लघु कथा के मुझे 5,000 रुपए मिले, मतलब उन 1 टाइम ओनली। तो वो पढ़ाई जा रही। अभी नवंबर में जब मैं बम्बई गई तो SMDT कॉलेज में वंदना शर्मा जी हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहाँ 11वीं और 12वीं के छात्रों के बीच उन्होंने मुझे उपस्थित किया। तो इतना सुंदर वो, क्योंकि उनके ही कोर्स में लगाई गई थी वो लघु कथाएं, तो इतना सुंदर वो माहौल था। हर एक दीवार पे उन्होंने पोस्टर लगाए थे संतोष श्रीवास्तव, और वो चित्रकारी की थी उषा की दिवाली और मुस्कुराती चोट दोनों की। फिर जिस क्लासरूम में हमारा लेक्चर होना था, वो बोर्ड पे भी मेरा नाम और खूब फूल, इतना सुंदर लग रहा था कि कुछ पूछो नहीं। और लड़कियों ने फिर, चूंकि महिलाओं का कॉलेज है, लड़कियों ने दोनों लघु कथाओं के बारे में पूछा मेरे से, कुछ सवाल किए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमें लघु कथा लिखने के कुछ नियम बताइए, वो भी मैंने उन्हें बताए। और मैंने उनसे, तो उन्होंने कहा मैडम हम भी लिखेंगे लघु कथा। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि आप लघु कथाएं लिखिए, हमें भेजिए, हम एक संग्रह निकालेंगे। तो कुछ लघु कथाएं आई है, बीच में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फिर थोड़ा काम बता, लेकिन निकलेगा जरूर। व्यवधान ही हुआ है, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आगे गाड़ी चलती रहेगी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा नहीं, अभी मैं आपको अपनी 2 लाइन सुनाती हूँ ना, लड़कियों का जो हुआ है, मतलब जो लघु कथा का कराया गया, उसके ऊपर से मैंने 2 लाइन का एक शेर सुना देती हूँ, उससे खत्म करते हैं। कि तालीम याफ्ता हुई है जब से बेटियां, तालीम याफ्ता हुई है जब से बेटियां, बस्ती में एक शख्स भी जाहिल नहीं रहा। क्या बस्ती में एक। धन्यवाद।